नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में फरवरी 2026 के 290 प्लस सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में। जो सारे के सारे ये सवाल है किस बुक से लिया गया है, तो प्रतियोगिता दर्पण के बुक से लिया गया है। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप यहाँ फरवरी लिख दिए लेकिन चल रहा जनवरी, तो इसमें आपको बता दें कि दिसंबर और 10 जनवरी तक का इसमें करंट अफेयर होता है। और जो आपके प्रतियोगिता दर्पण है इसी प्रकार से छापता ही है, तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे लिखता है वैसे हम भी आपके सामने लिख के लेके आते हैं, ठीक है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आपको बता दें कि इस वीडियो को बहुत ही डिटेल से बनाया गया है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो फरवरी के लिए मान लीजिए कोई आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फरवरी 2026 के मुख्य टॉपिक्स इस प्रकार हैं: राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, नवीनतम समान ज्ञान, खेल कूद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इन सारे टॉपिक को इस वीडियो में कवर किया गया है। और ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं प्रतियोगिता दर्पण के हैं फरवरी मंथ का। तो इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में समझिएगा। वर्ष 2025 में भारत के किस प्रसिद्ध त्यौहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो दीपावली को शामिल किया गया है। दीपावली को यह सम्मान यूनेस्को की किस बैठक में दिया गया है? तो यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र में दिया गया है। यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 20वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में कहाँ? तो लाल किला के परिसर में हुआ है। भारत की ओर से इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा के द्वारा किया गया है। विशाल वी शर्मा के द्वारा किया गया है। दीपावली को मिलाकर अब तक भारत के कुल कितने प्रतीक यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? तो कुल आपके 16 प्रतीकों को शामिल किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखिएगा कि 16 कौन कौन है। दीपावली को किस तिथि को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है? तो 10 दिसंबर 2025 को घोषित किया गया है। यूनेस्को की नई दिल्ली बैठक में दीपावली के अलावा अन्य किस देश के लोकप्रिय स्ट्रीट फूड को शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है मिस्र का स्ट्रीट फूड कोसरी को। इंपॉर्टेंट है, मिस्र का स्ट्रीट फूड कोसरी, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना को सौंपा गया पहला स्वदेशी निर्मित गोताखोरी सहायक पोत कौन सा है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है DSC-A20 उसका नाम है। DSC-A20 का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है मेमर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है, जो कोलकाता में स्थित है। मेसर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि DSC-A20 को भारतीय नौसेना में कहाँ कमीशन किया गया है? तो कोची में नौसेना की दक्षिण कमान में इसे कमीशन किया गया है, शामिल किया गया है। ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC का फुल फॉर्म है, का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य काम है युद्ध पोतों और पनडुब्बियों की पानी के नीचे मरम्मत और जांच करना, इसका मुख्य उद्देश्य है DSC-A20 का। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के साथ कुल कितने DSC पोतों का अनुबंध किया है? तो कुल 5 पोत को बनाने का अनुबंध किया गया है। नेक्स्ट है अपाचे हेलीकॉप्टर। दिसंबर 2025 में भारतीय सेना को अमेरिका से कौन से अटैक हेलीकॉप्टरों की अंतिम खेप प्राप्त हुई है? तो अपाचे AH-64E की। और आपको ध्यान रखना है ये लैंड कहाँ पर किया? तो गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस स्टेशन पर ये लैंड किया है। इसे नोट कर लीजिएगा, ये भी सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि अपाचे हेलीकॉप्टरों की इस डील के तहत
कुल कितने हेलीकॉप्टर थल सेना को मिले हैं? तो कुल आपके 6 हेलीकॉप्टर थल सेना को मिले हैं। इस डील में 6 हेलीकॉप्टर खरीदने की बात थी और 6वां हेलीकॉप्टर आ चुका है। अपाचे हेलीकॉप्टर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो बोइंग कंपनी के द्वारा किया गया है। बोइंग अमेरिका की कंपनी है। थल सेना के इन नए अपाचे हेलीकॉप्टरों को किस एयरबेस पर तैनात किया जाएगा? तो जोधपुर स्थित 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में इसे शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनी मारक क्षमता और शक्ति के कारण अपाचे हेलीकॉप्टर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका उपनाम है उड़ता हुआ टैंक। उड़ता हुआ टैंक। भारतीय नौसेना के 24 सी हॉक, याद रखेगा 24 सी हॉक MH-60R हेलीकॉप्टरों के रखरखाव के लिए भारत में किस देश के साथ अनुबंध किया है? तो भारत ने अमेरिका के साथ में अनुबंध किया है। अमेरिका के साथ में अनुबंध किया है। सी हॉक हेलीकॉप्टरों का निर्माण किस अमेरिकी कंपनी द्वारा किया गया है? तो लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। इस नए समझौते के तहत हेलीकॉप्टरों के निरीक्षण और मरम्मत के लिए केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो भारत में ही स्थापित किया जाएगा। सी हॉक हेलीकॉप्टरों के लिए निरीक्षण और मरम्मत के लिए केंद्र भारत में ही स्थापित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2020 से 2024 के दौरान लगभग कितने लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है? तो लगभग 9 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या कितनी थी? तो आपके 85,256 व्यक्ति ने केवल 2020 में नागरिकता छोड़ा है। अगला है इसरो। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने अपने किस शक्तिशाली रॉकेट से अमेरिकी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो यह किया गया है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M6 से किया है। भारत की धरती से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी उपग्रह कौन सा है? तो उसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। और इसका वजन कितना था? तो 6100 किलोग्राम इसका वजन था। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट किस अमेरिकी कंपनी द्वारा निर्मित है? तो निर्मित किया गया है AST स्पेस मोबाइल कंपनी के द्वारा। ब्लू बर्ड सैटेलाइट की मुख्य विशेषता क्या है? तो जो ब्लू बर्ड सैटेलाइट है जिसे भारत ने लॉन्च किया है, इसकी मुख्य विशेषता है कि यह बिना मोबाइल टावर के सीधे फ़ोन पर इंटरनेट और कॉल की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको ब्रॉडबैंड उपलब्ध करवाएगा। ब्लू बर्ड सैटेलाइट ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय रॉकेट को बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है? तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है, जिसे पहले GSLV मार्क 3 कहा जाता था, लेकिन अब इसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहते हैं। इसरो की किस वाणिज्यिक इकाई ने ब्लू बर्ड सैटेलाइट के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया था? तो यह किया था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति भवन में 21 परमवीर चक्र विजेताओं के चित्रों वाली किस नई गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति भवन में। परमवीर दीर्घा का उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस अवसर पर किया है? तो विजय दिवस पर किया है। कब मनाते हैं? 16 दिसंबर 2025 को मनाए थे विजय दिवस। तो विजय दिवस के अवसर पर उद्घाटन किया गया था। आगे है कि भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। भारत में अब तक कुल कितने सैन्य कर्मियों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो कुल 21 सैन्य कर्मियों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के नए निर्माणाधीन परिसर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सेवा तीर्थ कर दिया गया है। सेवा तीर्थ कर दिया गया है। सेवा तीर्थ परिसर के अंतर्गत सेवा तीर्थ 2 और सेवा तीर्थ 3 में किनके कार्यालय होंगे? तो सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय होंगे, जबकि सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का दफ्तर होगा।
हाल ही में कई राज्यों में राज्यपालों के आवास राजभवन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो अब कर दिया गया है लोक भवन। पहले इसका नाम था राजभवन, अब कर दिया है लोक भवन। राजपथ और सेंट्रल सेक्रेटरीट के नाम क्रमशः क्या रखे गए हैं? तो राजपथ का नाम रखा गया है कर्तव्य पथ, जबकि सेंट्रल सेक्रेटरीट के नाम रखे गए हैं कर्तव्य भवन रखा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देने के लिए कौन सा नया कानून लागू किया गया है? तो शांति अधिनियम 2025 को लागू किया गया है। शांति अधिनियम 2025। शांति का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? तो सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। शांति अधिनियम 2025 ने किस पुराने अधिनियम का स्थान लिया है? तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 का स्थान लिया है। भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक 100 गीगावाट। कितना वाट? 100 गीगावाट आपके परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। शांति अधिनियम के तहत किस संस्था को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। मोस्ट VVI है। नए कानून के बाद भी कौन से कार्य केवल सरकार और सरकारी एजेंसियों के पास ही रहेंगे? तो यूरेनियम व थोरियम का खनन, भारी जल का उत्पादन और उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी का प्रबंधन, ये सारे काम आपके सरकार और सरकारी एजेंसियों के पास ही रहेगा। नेक्स्ट है कि IPL 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी कहाँ आयोजित की गई? तो अबू धाबी में आयोजित की गई। अबू धाबी कहाँ है? तो संयुक्त अरब अमीरात देश में है। IPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन रहे? तो ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। इन्हें 25.20 करोड़ में खरीदा गया KKR के द्वारा। किसके द्वारा? KKR के द्वारा खरीदा गया है। IPL 2026 की नीलामी में किन दो भारतीय खिलाड़ियों को सर्वाधिक मूल्य मिला है? तो कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर को सर्वाधिक मूल्य मिला है भारतीय खिलाड़ी में। जबकि कार्तिक शर्मा है उन्हें 14.20 करोड़ चेन्नई सुपर किंग के द्वारा खरीदा गया है। कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर को 14.20 करोड़ में खरीदा गया है। किसके द्वारा? चेन्नई सुपर किंग के द्वारा खरीदा गया है। इन दोनों प्लेयर को चेन्नई सुपर किंग्स खरीदा है। और कितना में खरीदा है? तो 14.20 करोड़ में खरीदा है। दोनों का सेम रेट है। नेक्स्ट है कि विमेंस प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन रहीं आपके महिला में? तो दीप्ति शर्मा रहीं। इन्हें 3.20 करोड़ में खरीदा गया है यूपी वॉरियर्स के द्वारा खरीदा गया है। नेक्स्ट है कि WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बनी? तो अमेलिया केर बनी है। ये न्यूजीलैंड की हैं और इन्हें 3 करोड़ में खरीदा गया है। 3 करोड़ में खरीदा गया है। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2025 में किस परमाणु पनडुब्बी से K-14 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है INS अरिघात से। INS अरिघात से किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2025 में किस परमाणु पनडुब्बी से K-14 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो किया गया है INS अरिघात से। K-14 बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो 3500 किलोमीटर है। 3500 किलोमीटर है। किस परीक्षण के सफल होने से भारत की न्यूक्लियर ट्रायल जमीन, हवा और समुद्र से हमला करने की क्षमता और अधिक विश्वसनीय हो गई है? तो K-14 मिसाइल का पनडुब्बी से सफल परीक्षण के बाद भारत जो है जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगह से न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2025 में किस श्रेणी की पनडुब्बी में समुद्री यात्रा की है? तो कलवरी क्लास की INS बागशीर से
कलवरी क्लास की INS बागसिर से राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2025 में समुद्र की यात्रा की है। ठीक है, ये पनडुब्बी है। नेक्स्ट है कि पनडुब्बी में समुद्री यात्रा करने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। जबकि पहले कौन थे? तो APJ अब्दुल कलाम थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो सुखोई 30 MKI से और राफेल से। याद रखिएगा, सुखोई 30 MKI और राफेल, ये दोनों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उड़ान भरी हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि INS बागसिर को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया था? तो जनवरी 2025 में शामिल किया गया था। इसके बाद है राज्य समाचार में है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर प्रशांत कुमार को नियुक्त किया गया है, जो पूर्व में DGP थे उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किन संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए किया गया है? तो इसका गठन किया गया है बेसिक एडेड माध्यमिक एडेड महाविद्यालय, अल्पसंख्यक कॉलेज और अटल माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक की बहाली करने के लिए इसका गठन किया गया है। याद रखिएगा, किसका? तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में। आइए, मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक के 69 वर्ष पूरे होने पर विशेष सत्र कब आयोजित किया गया? तो 17 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला सत्र ऐतिहासिक रूप से कब बुलाया गया था? तो 17 दिसंबर 1956 को बुलाया गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा के इस विशेष सत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? विजन 2047 था। विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्य प्रदेश पर चर्चा करना इसका उद्देश्य था। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का आपके न्यूज़ करंट अफेयर है कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2026 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना के तहत पर्यटकों को पैकेज पर कितने प्रतिशत अनुदान सब्सिडी दिया जाएगा? तो वयस्कों के 75% और 2 से 18 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उन्हें 85% आपके सब्सिडी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की इस पर्यटन योजना के लिए किन 2 संस्थाओं के बीच समझौता हुआ है? तो राज्य पर्यटन विभाग और IRCTC के बीच में। राज्य पर्यटन विभाग और IRCTC के बीच में हुआ है, याद रखिएगा। उसके बाद है बिहार की 18वीं विधानसभा में विपक्ष का नेता किसे चुना गया है? तो तेजस्वी यादव को चुना गया है, ये राजद का नेता है। बिहार के 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो प्रेम कुमार को, ये भाजपा के विधायक हैं। प्रेम कुमार बिहार के किस सीट से लगातार 9 बार विधायक निर्वाचित हुए हैं? तो गया जी टाउन सीट से 9 बार लगातार विधायक बने हैं प्रेम कुमार। ठीक है, उसके बाद है हरियाणा के बारे में समझिएगा। हरियाणा सरकार ने किस नए क्षेत्र को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है? तो हांसी को घोषित किया है। हांसी जिला बनने से पूर्व किस जिले का हिस्सा था? तो हिसार जिले का हिस्सा था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है हरियाणा के लिए। उसके बाद है दिल्ली का न्यूज़ है कि दिल्ली में राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? तो दिल्ली में जो राजस्व जिलों की संख्या है अब बढ़ा के 11 से 13 कर दिया गया है। याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं किसकी? राजस्व जिलों की। दिल्ली में बनाए गए 3 नए जिलों का नाम इस प्रकार है, जो राजस्व जिले हैं: पुरानी दिल्ली, मध्य उत्तर दिल्ली, बाहरी उत्तर दिल्ली। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि दिल्ली के जिलों के पुनर्गठन के दौरान किस जिले को समाप्त कर दिया गया है? तो शहादरा जो जिला है इसे समाप्त कर दिया गया है। इसका अधिकांश भाग अब
उत्तर पूर्वी जिले में शामिल किया गया है। तो इतना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। प्रधानमंत्री की 3 देशों की यात्रा दिसंबर 2025 में होता है। तो दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 3 देशों की आधिकारिक यात्रा की है? तो जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की आधिकारिक यात्रा की है। जॉर्डन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और शाह अब्दुल्ला सेकेंड ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 5 अरब डॉलर तक करने का लक्ष्य रखा है, जबकि वर्तमान में व्यापार होता है 2.87 अरब डॉलर का। भारत और जॉर्डन के बीच ऐतिहासिक पर्यटन सहयोग के लिए किन 2 स्थलों के बीच समझौता हुआ है? तो जॉर्डन की पेट्रा और भारत की एलोरा गुफाओं के बीच में समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की इथियोपिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को किस स्तर पर ले जाने की सहमति बनी है? तो रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने की सहमति बनी है। इथियोपिया के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को। प्रधानमंत्री मोदी इथियोपिया की संसद को संबोधित किए हैं। तो इथियोपिया की संसद उनके द्वारा संबोधित की जाने वाली विश्व की 18वीं संसद है। याद रखिएगा, विश्व की 18वीं संसद बन गई है। प्रधानमंत्री ने इथियोपिया में किन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्प चक्र अर्पित किया है? तो अदवा विजय स्मारक पर 1896 की अदवा की लड़ाई के शहीदों को। ठीक है। ओमान की यात्रा के दौरान भारत और ओमान के बीच किस महत्वपूर्ण आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर सिग्नेचर किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। CEPA कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया है। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने प्रधानमंत्री मोदी को किस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है? तो प्रथम श्रेणी का ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री मोदी को अब तक कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं? तो अब तक 29 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, ये मिल चुका है। नेक्स्ट है कि भारत ओमान बिजनेस फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया? तो मस्कट। कहाँ पर होता है? मस्कट में होता है, ओमान की राजधानी मस्कट में। उसके बाद है दिसंबर 2025 में भारत रूस के बीच कौन सी वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित की गई? तो 23वीं वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक कितना पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत और रूस ने द्विपक्षीय भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किन मुद्राओं के उपयोग पर सहमति जताई है? भारतीय रुपया और रूसी रूबल पर। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को कौन सी धार्मिक पुस्तक रूसी भाषा में अनुवादित उपहार स्वरूप भेंट की है? तो श्रीमद् भागवत गीता को उपहार स्वरूप भेंट किया गया है। भारत ने परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2047 तक बढ़ाकर कितने गीगावाट करने का लक्ष्य रूसी वार्ता के दौरान साझा किया था? तो 100 गीगावाट, पहले भी आप देख चुके हैं। रूस ने भारत द्वारा शुरू किए गए किस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होने के लिए फ्रेमवर्क समझौता अपनाने की घोषणा की है? तो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस में रूस ने भारत द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होने के लिए फ्रेमवर्क समझौता अपनाने की घोषणा की है। जो फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, इसे अपनाने की घोषणा की है। भारत किस संगठन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता कर रहा है, जिसमें रूस मुख्य सदस्य है? तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ में। याद रखिएगा, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ में। अक्टूबर 2025 में भारत रूस सामरिक साझेदारी की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 25वीं वर्षगांठ मनाया गया है। आगे कि
ऑस्ट्रेलिया बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के आदेशानुसार सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो 16 वर्ष निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया प्रतिबंध का अनुपालन ना करने वाली कंपनियों पर ऑस्ट्रेलिया ने कितने जुर्माने का प्रावधान किया है? तो 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का प्रावधान किया है जुर्माने के रूप में, लगभग 3.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने इस प्रतिबंध को बचपन सुरक्षित करने वाला कदम बताया है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज। कौन है? एंथनी एल्बनीज, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि ऑस्ट्रेलिया यहूदियों पर आतंकी हमला के बारे में देखिएगा। दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के किस प्रसिद्ध समुद्र तट पर यहूदियों के हनुक्का त्यौहार के दौरान आतंकी हमला हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, एक त्यौहार था हनुक्का। तो ये सिडनी स्थित आपके बोंडी बीच पर हमला होता है। सिडनी स्थित बोंडी बीच पर यह हमला होता है। ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमलों के पीड़ितों के सम्मान में 21 दिसंबर को किस रूप में मनाया गया है? तो राष्ट्रीय चिंतन दिवस के रूप में मनाया गया है 21 दिसंबर को। जापान ने 15 वर्ष के अंतराल के बाद विश्व के किस सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पुनः चालू करने का निर्णय लिया है? तो काशिबाजाकी करीबा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पुनः चालू करने का निर्णय लिया है 15 वर्षों के बाद। जापान ने किस वर्ष की फुकुशिमा आपदा के बाद परमाणु ऊर्जा पर अपनी आत्मनिर्भरता कम कर दी थी? तो वर्ष 2011 की आपदा के बाद। वर्ष 2011 की आपदा के बाद जापान ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2050 तक रखा है। लोबी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को एशिया की कौन सी बड़ी शक्ति बताया गया है? तो तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बताया गया है। पहला आपके अमेरिका है, दूसरा चीन है, तीसरा भारत है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में मेजर पावर श्रेणी में शामिल होने वाला एकमात्र देश कौन सा है? तो भारत है, 40 के स्कोर के साथ। कितना स्कोर भारत का है? तो 40 स्कोर है, जबकि अमेरिका का स्कोर है 80.5 और चीन का है 73.7। इस इंडेक्स में, एशिया पावर इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहने वाले 2 सुपर पावर देश कौन से हैं? तो अमेरिका पहला पर है, दूसरा पर आपके चीन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिसंबर 2025 में भारत ने ओमान के बाद किस अन्य देश के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौता पूरा किया है? तो न्यूजीलैंड के साथ में। भारत न्यूजीलैंड व्यापार समझौते के तहत STEM विषयों के छात्रों को पढ़ाई के बाद कितने वर्ष तक काम करने की अनुमति मिलेगी? तो 3 वर्ष तक आपके काम करने की अनुमति मिलेगी और PhD जो छात्र हैं उन्हें 4 वर्ष तक काम करने की अनुमति दिया जाएगा न्यूजीलैंड में। इस समझौते के तहत किन उत्पादों को घरेलू उद्योगों के संरक्षण के लिए बाहर रखा गया है? तो डेयरी उत्पादन, चीनी, मसाले और खाद्य तेल को इससे बाहर रखा गया है। नेक्स्ट है कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है रोसकोसमोस किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है? तो वर्ष 2036 तक। मोस्ट VVI है। नेक्स्ट है सोमालीलैंड और इजराइल। सोमालिया के स्वायत्त क्षेत्र सोमालीलैंड को संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो इजराइल बना है। सोमालीलैंड की राजधानी क्या है जिसे इजराइल ने आधिकारिक मान्यता प्रदान की है? तो हरगैसा है, हरगैसा, याद रखिएगा, हरगैसा। फिर से बोलिए, हरगैसा। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2025 में मनरेगा के स्थान पर कौन सा नया कानून लागू किया गया है? तो नया कानून कौन है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 लागू किया गया है। इसे मोस्ट VVI कर लीजिएगा, VBG राम जी एक्ट। ठीक है, विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ये मनरेगा के स्थान पर आया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत
अब कितने दिनों रोजगार की वैधता गारंटी दी गई है? तो 125 दिन। पहले आपके 100 दिन मिलता था। इस योजना के वित्त पोषण में समान राज्यों की हिस्सेदारी कितनी निर्धारित की गई है? तो 40%। 40% बोला गया कि जो समान राज्य हैं उसमें 60% पैसा केंद्र देगा और 40% पैसा राज्य देगा, जबकि उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालयी राज्यों के लिए आपके 10% पैसा आपके राज्य देंगे और 90% पैसा आपके केंद्र खर्च करेगा, जो आपके विशेष राज्य हैं उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए। ठीक है। नई योजना के तहत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अधिकतम कितने दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा? तो अधिकतम 15 दिन के भीतर। साप्ताहिक भुगतान का भी प्रावधान है विकसित भारत जी राम जी योजना में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। काम के लिए आवेदन करने के लिए कितने दिनों के भीतर रोजगार ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? तो बोला कि 15 दिनों के भीतर। 15 दिनों के भीतर अगर काम नहीं मिलेगा तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। योजना में अनियमितताओं को रोकने के लिए किन आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा? तो बायोमेट्रिक उपस्थिति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का इस्तेमाल किया जाएगा विकसित भारत जी राम जी स्कीम को आपके अनियमितताओं से रोकने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि फिनो पेमेंट बैंक का स्थानांतरण। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए कम से कम कितने वर्षों का परिचालन अनुभव आवश्यक है? तो कम से कम 5 वर्षों का परिचालन अनुभव होना चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाने के बाद बैंक के कार्यों में क्या प्रमुख बदलाव आएगा? बैंक बिना किसी सीमा के जमा स्वीकार कर सकेंगे और ऋण भी प्रदान कर सकेंगे, ये मेन बदलाव होगा। फिनो पेमेंट्स बैंक के रूपांतरण के बाद भारत में स्मॉल फाइनेंस बैंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो कुल आपके 12 हो जाएगी। अब वर्तमान में कितना है? 11 था, लेकिन अब फिनो पेमेंट बैंक को आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में शामिल कर लिया गया है, तो कुल संख्या आपके 12 हो गया है। इंपॉर्टेंट है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता। तो बोला कि दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारत ने किस खाड़ी देश के साथ CEPA समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ओमान के साथ में किया है। भारत ओमान व्यापार समझौते के तहत ओमान ने भारत के कितने प्रतिशत उत्पादों पर आयात शुल्क शून्य कर दिया है? तो 98.8% पर। लगभग आपके 99% निर्यात इसमें कवर हो जाएगा भारत का। भारत ने अपने घरेलू हितों की सुरक्षा के लिए किन संवेदनशील उत्पादों को इस समझौते से बाहर रखा है? तो डेयरी उत्पाद, चाय, कॉफ़ी, रबड़, तंबाकू, सोना और चांदी को इस समझौते से बाहर रखा है। संयुक्त अरब अमीरात के बाद ओमान भारत के साथ व्यापार समझौता करने वाला खाड़ी सहयोग परिषद का कौन सा देश बना है? तो दूसरा देश बना है, जबकि पहला कौन है? तो पहला UAE है। जुलाई 2025 में भारत ने किस अन्य यूरोपीय देश के साथ में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किया गया था यूनाइटेड किंगडम के साथ में, UK के साथ में किया गया था। वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रही है? तो 8.2%। विगत 6 तिमाहियों में यह सर्वोच्च है। 2025-26 की पहली छमाही अप्रैल से सितंबर 2025 में भारत की औसत GDP वृद्धि दर क्या रही है? तो 8% रही है। जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही में किस क्षेत्र में सर्वाधिक 9.1% की वृद्धि दर्ज की गई है? तो विनिर्माण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया गया है। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिसंबर 2025 में भारत की 2025-26 की वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 7.2% कर दिया है, जबकि RBI का अनुमान है 7.3%। किस वैश्विक थिंक टैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के कारण दक्षिण एशिया की विकास दर का अनुमान 5.9 से बढ़ाकर 6.5 कर दिया है? तो एशियाई विकास बैंक ने
आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा। तो दिसंबर 2025 की मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने रेपो दर में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.2% की कटौती की है। रेपो दर 5.5 से घटकर 5.25 हो गई है। 5 दिसंबर 2025 के बाद लागू वर्तमान रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो 3.35% है। आरबीआई ने वर्ष 2025-26 के लिए उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति सीपीआई इन्फ्लेशन का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? तो 2% कर दिया है। वर्तमान में बैंक रेट और सीमांत अस्थायी सुविधा MSF दर कितनी है? तो 5.50% है। उसके बाद है कि सत्र कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य। सत्र 2026 के लिए मिलिंग कोपरा का नया न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया गया है? तो 12,027 रुपया प्रति क्विंटल, 445 रुपया आपके प्रति क्विंटल वृद्धि किया गया है। वर्ष 2026 के लिए वॉल कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 12,500 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया गया है। नारियल के कुल उत्पादन और उत्पादकता के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो भारत है। भारत में वॉल कोपरा का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। मिलिंग कोपरा के प्रमुख उत्पादक राज्य में आपके केरल और तमिलनाडु है। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का निर्धारण किस आयोग की संस्तुति के आधार पर किया जाता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर, इंपॉर्टेंट है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के सिफारिश पर MSP का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है कि मैक्सिको द्वारा टैरिफ वृद्धि 50%। 1 जनवरी 2026 से किस देश ने भारत सहित उन देशों पर 50% तक आयात शुल्क बढ़ा दिया है जिनके साथ उनका कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं है? यह काम किया गया है मैक्सिको के द्वारा, ठीक है। मैक्सिको की इस टैरिफ वृद्धि से भारत के किस प्रमुख निर्यात क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है? तो ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल्स उद्योग को नुकसान हो सकता है। मैक्सिको सरकार के अनुसार इस शुल्क वृद्धि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अपने स्थानीय उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना और व्यापार असंतुलन को ठीक करना इसका उद्देश्य है। देश का पहला हाइड्रोजन चलित यात्री पोत। तो बोला कि भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन चलित यात्री पोत का वाणिज्यिक संचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो काशी बनारस में शुरू किया गया है। और बनारस में कहाँ? तो गंगा नदी पर नमो घाट से लेकर चलित घाट के बीच में चल रहा है। इस हाइड्रोजन चलित पोत का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नमो घाट से इस पोत को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया है? तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। और आपको याद रखना है यह स्वदेशी हाइड्रोजन चलित यात्री पोत है, ठीक है। और इसका उद्घाटन किया गया है सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा। इस पोत की यात्री क्षमता और परिचालन अवधि कितनी है? तो 50 यात्रियों की क्षमता है और एक बार हाइड्रोजन भरने पर 8 घंटे तक चलने की क्षमता है, ठीक है। नेक्स्ट है जनगणना 2027, डिजिटल जनगणना। स्वतंत्रता के बाद होने वाली पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना कौन सी होगी? तो जनगणना 2027 होगी। ये 8वीं जनगणना होगी, ठीक है। ये 8वीं जनगणना होगी आज़ादी के बाद। नेक्स्ट है कि जनगणना 2027 की निगरानी और प्रबंधन के लिए किस विशेष पोर्टल को विकसित किया गया है? तो विकसित किया गया है सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल को विकसित किया गया है। जनगणना 2027 के दूसरे चरण फरवरी 2027 में किन महत्वपूर्ण आंकड़ों को पहली बार विस्तृत रूप से शामिल किया जाएगा? तो जाति गणना को, कास्ट सेंसस को। नेक्स्ट है कि भारत में
जनगणना का संचालन किस कानूनी ढांचे के तहत किया जाता है? तो जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियमावली 1990 के तहत। नेक्स्ट है बीमा क्षेत्र में सुधार। बीमा क्षेत्र में सुधार, सबका बीमा सबकी रक्षा। सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 के अनुसार अब बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा कितनी कर दी गई है? तो 100% कर दिया गया है। पहले यह सीमा 74% था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब 100% कर दिया गया है। सरकार ने किस वर्ष तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को प्राप्त करने का इरादा व्यक्त किया है? तो वर्ष 2047 तक। बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की सुविधा किन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी? उन कंपनियों के लिए जो अपने संपूर्ण प्रीमियम का निवेश भारत में ही करेंगे, उनके लिए है। नए बीमा कानून के माध्यम से किन पुराने अधिनियमों में संशोधन किया गया है? तो बीमा अधिनियम 1938, एलआईसी अधिनियम 1956 और आरआईडीएआई अधिनियम 1999 में संशोधन किया गया है। उसके बाद है शब्द संक्षेप में देखिए, बोला गया कि टेलीकॉम नेटवर्क में CNAP का पूर्ण रूप क्या है, जिसे जनवरी 2026 से लागू किया जा रहा है? तो CNAP का फुल फॉर्म है कॉलर नेम प्रेजेंटेशन, इसका फुल फॉर्म है। इसके तहत कॉल करने वाले का नाम आधार कार्ड के अनुसार मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा। बहुत ही अच्छा है। ये कब से लागू हो गया? तो जनवरी 2026 से। बहुत ही अच्छा है। अब देखिएगा, फ़ोन करते होंगे तो आपको शो कर देता होगा उनका ओरिजिनल नाम। नेक्स्ट है प्रमुख नियुक्तियां के बारे में समझिएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक चतुर्वेदी को 1990 बैच के IRS अधिकारी हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी ONGC के चेयरमैन अरुण कुमार सिंह का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 6 दिसंबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है कार्यकाल अरुण कुमार सिंह का। ठीक है। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2025 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन नवीन को। इन्होंने JP नड्डा का स्थान लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसे बनाया गया है? तो नितिन नवीन को बनाया गया है। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो राजकुमार गोयल बने हैं। ये सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं राजकुमार गोयल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजकुमार लोग सूचना देना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट है कि मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल को पद की शपथ किसने दिलाई? तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। कब दिलाया? तो 15 दिसंबर 2025 को। राजकुमार गोयल की नियुक्ति के साथ ही केंद्रीय सूचना आयोग में अब सूचना आयुक्त की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 10। 9 वर्ष बाद अब कोई पद रिक्त नहीं है। ठीक है। बोला गया कि दिसंबर 2025 में भारतीय जीवन बीमा LIC के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो रामकृष्ण चंद्र ने संभाला है। महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन सह प्रबंधक निर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो बी साई राम। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां में पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फील्ड मार्शल असीम मुनीर को। पाकिस्तान ने किस संविधान संशोधन के माध्यम से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का नया पद सृजित किया है? तो 27वां संविधान संशोधन के द्वारा नवंबर 2025 में। आसिम मुनीर की CDF के रूप में नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की गई है? तो 5 वर्षों के लिए नियुक्ति किया गया है। 5 वर्षों के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के लिए इन्हें 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। दिसंबर 2025 में इथोपिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है? तो ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। ये पहले भी आप देख चुके हैं। ओमान के सुल्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को किस प्रथम श्रेणी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। ऑर्डर ऑफ ओमान। यह उन्हें प्राप्त होने वाला 29वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, उन्हें मतलब प्रधानमंत्री मोदी को। आगे की वनतारा
परियोजना के लिए, वनतारा परियोजना के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर पाने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं? तो अनंत अंबानी बने हैं। यह पुरस्कार पाने वाले वे सबसे युवा व्यक्ति हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश शासन के कला सम्मान वर्ष 2025 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित तरुण भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया है। ये कोलकाता के हैं। 2024 का सम्मान पंडित राजा काले को दिया गया था। और आपको याद रखना है, ये जो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान है, ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिया जाता है, सरकार के द्वारा दिया जाता है। संगीत एवं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2025 का राजा मानसी तोमर सम्मान किस संस्था को मिला है? तो मिला कि रागायन संगीत समिति ग्वालियर को मिला है। रागायन संगीत समिति। वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया है? तो चुना गया है पोल वाल्टर मोंडो डुप्लांटिस को चुना गया है। याद रखिएगा, मोंडो डुप्लांटिस। इनका संबंध स्वीडन देश से है। वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार किसने जीता है? तो जीता गया है सिडनी मैकलॉफ्लिन लेब्रोन के द्वारा जीता गया है। ये धाविका हैं अमेरिका देश की। नेक्स्ट पॉइंट है फीफा शांति और फुटबॉल पुरस्कार 2025। फीफा द्वारा वर्ष 2025 में शुरू किया गया पहला विश्व शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विश्व शांति पुरस्कार फीफा के द्वारा। फीफा के वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो उस्मान डेम्बले के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध फ्रांस से है। लगातार तीसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीतकर किसने इतिहास रचा है? तो एताना बोनमाती के द्वारा इतिहास रचा गया है। इनका संबंध स्पेन से। दोबारा देखिएगा, लगातार तीसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीतकर किसने इतिहास रचा है? तो एताना बोनमाती के द्वारा इतिहास रचा गया है। महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए दिया जाने वाला मार्ता पुरस्कार किसे मिला है? तो मिला है लिजबेथ ओवाले को मिला है। इनका संबंध मैक्सिको से है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2024-25 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंपायर किसे घोषित किया है? तो रघु प्रसाद को घोषित किया है। इनका संबंध भारत से है। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कारों में राइजिंग स्टार पुरुष का पुरस्कार किसे मिला है? तो एडमंड सेरेम को मिला है। इनका संबंध केनिया से है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा वर्ष 2024-25 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंपायर किसे चुना गया है? तो रघु प्रसाद भारत को चुना गया है। रघु प्रसाद भारत, ठीक है। उसके बाद है कि FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ स्टार पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो पुरुष वर्ग में चुना गया है टॉम बुन को। इनका संबंध बेल्जियम से है। जबकि महिला वर्ग में सांडी बार्ड को चुना गया है। इनका संबंध नीदरलैंड से है। महिला वर्ग में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार किसे मिला है? तो एलिसन अन्नान को मिला है। चीन की महिला टीम की ये कोच हैं एलिसन अन्नान। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025। वर्ष 2025 के लिए कुल कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुल 20 बच्चों को 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे हैं। बिहार के किस 14 वर्षीय क्रिकेटर को खेल श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 मिला है? तो वैभव सूर्यवंशी को मिला है अंडर 19 और IPL के तूफानी बल्लेबाजी के लिए। वीरता के लिए मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले 2 बच्चे कौन हैं? तो एक हैं वेमा प्रिया जो तमिलनाडु के हैं,
दूसरा है कमलेश कुमार जो बिहार के हैं। पंजाब के उस 10 वर्षीय बालक का नाम क्या है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों की मदद के लिए सामाजिक सेवा पुरस्कार मिला है? तो श्रवण सिंह उनका नाम है, श्रवण सिंह उस बच्चे का नाम है। नेक्स्ट है कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल का निधन दिसंबर 2025 में हुआ। वे किस अवधि के दौरान लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? तो 1991 से 1996 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे शिवराज पाटिल। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम बी सुतार का निधन दिसंबर 2025 में हुआ। उनके द्वारा निर्मित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, केवड़िया गुजरात में स्थित है। राम बी सुतार को किस वर्ष पद्म भूषण और टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2016 में पद्म भूषण और 2018 में टैगोर पुरस्कार प्रदान किया गया था। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी जिनका दिसंबर 2025 में निधन हो गया? तो उनका नाम था खालिदा जिया। ये बीएनपी पार्टी की प्रमुख थी। नेक्स्ट है चर्चित व्यक्ति लियोनेल मेसी का भारत दौरा। दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी दिसंबर 2025 में किस नाम के इंडिया टूर के तहत 14 वर्ष बाद भारत आए? तो आपको याद रखना है GOAT आपके ये जो है इंडिया टूर का नाम है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इंडिया टूर 2025 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है कि मेसी ने अपने दौरे के दौरान किस वन्यजीव संरक्षण केंद्र में समय बिताया? तो बंतारा में समय बिताया जो जामनगर गुजरात में स्थित है। और किसके निमंत्रण पर? तो अनंत अंबानी के निमंत्रण पर। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया था 10 दिसंबर को, इसीलिए। नेक्स्ट है कि किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को। इसकी घोषणा कब किया गया था? 2001 में की गई थी। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाते हैं। किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है? तो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत और स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माण की स्मृति में मनाया जाता है 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में। नेक्स्ट है कि विश्व ध्यान दिवस प्रतिवर्ष 21 दिसंबर को मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब पारित किया गया है? तो 29 नवंबर 2024 को पारित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाते हैं। तो राष्ट्रीय गणित दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन की जयंती पर मनाया जाता है। सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? यह किस राजनेता से संबंधित है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस से संबंधित है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को आधिकारिक रूप से लागू किया गया था, इसीलिए। ठीक है। अगला है कि वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। किनकी शहादत की स्मृति में मनाया जाता है? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। गोवा दमन द्वीप को पुर्तगाली शासन से कब मुक्त कराया गया था, जिसकी याद में 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाया जाता है? तो ये जो गोवा दमन और द्वीप पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो 19 दिसंबर 1961 को। ठीक है। और इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
28 दिसंबर 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 140वां स्थापना दिवस मनाया है। पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुए थे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो 14 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी खाद्य एवं कृषि संगठन की पहल पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 जून 2025 को पारित प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2026 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वस्थ चारागाहों और टिकाऊ पशुपालन के महत्व को उजागर करने के लिए वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय चारागाह भूमि और पशुपालक वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। सतत विकास के लिए स्वयंसेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो वर्ष 2026 को मोस्ट VVI है। सतत विकास के लिए स्वयंसेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो वर्ष 2026 को। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम ने वर्ष 2025 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो किसे नामित किया है? तो ये नामित किया गया है आर्किटेक्ट्स ऑफ AI को। आर्किटेक्ट्स ऑफ AI को वे लोग जिन्होंने AI को डिजाइन और आकार दिया है। टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था? तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया था। डोनाल्ड ट्रंप को 2016 में भी पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए CEO ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना है? तो नील मोहन को चुना है। यूट्यूब के भारतीय मूल के CEO हैं नील मोहन। यूट्यूब के CEO नील मोहन ने किस वर्ष यह पद संभाला था? तो वर्ष 2023 में संभाला था। टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2025 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो चुना गया है अजा बिल्सन को चुना गया है। अमेरिका की बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। वर्ष 2023 में टाइम एथलीट ऑफ द ईयर का सम्मान किस दिग्गज फुटबॉलर को दिया गया था? तो लियोनेल मेसी को दिया गया था। इनका संबंध अर्जेंटीना से है। टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन थी? तो ग्रेटा थनबर्ग थी। इनका संबंध स्वीडन से है और इन्हें 2019 में अवार्ड मिला था। प्रमुख पुस्तकें में देखिएगा, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इट्स इजी टू बी हेल्दी की लेखिका कौन है? तो मलाइका अरोरा है। इट्स इजी टू बी हेल्दी इसके लेखक हैं मलाइका अरोरा। प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो शीर्षक है ब्रश विद लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लेखिका अरुंधति राय द्वारा लिखित नई पुस्तक का नाम क्या है? तो मदर मैरी कम्स टू मी इसके लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय इसके लेखक हैं। द 11th ओवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रशीदी। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। प्रमुख महोत्सव के बारे में देखिएगा। दिसंबर 2025 में ग्वालियर में आयोजित तानसेन समारोह का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? तो 101वां संस्करण संपन्न हुआ है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का विश्व का सबसे प्राचीन संगीत उत्सव हरवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जालंधर पंजाब में किया गया है। यह इसका 150वां उत्सव था हरवल्लभ संगीत सम्मेलन का।
नेक्स्ट है कि चक्रवात और राहत अभियान। नवंबर 2025 के अंत में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का नाम क्या है, जिसने श्रीलंका और दक्षिण भारत में भारी तबाही मचाई? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दितवा। इस चक्रवात का नाम यमन द्वारा दिया गया था। चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने कौन सा राहत अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन सागर बंधु चलाया। मोस्ट VBI कर लीजिएगा, ऑपरेशन सागर बंधु चलाया है। सम्मेलन और सुरक्षा अभ्यास के बारे में देखिएगा। नई दिल्ली में दिसंबर 2025 में आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ICG द्वारा महाराष्ट्र और गोवा के तटों पर नवंबर 2025 में कौन सा सुरक्षा अभ्यास किया गया है? तो सागर कवच किया गया है। सागर कवच 2025 किया गया है। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो 14वां संस्करण एक्वेरिन का हुआ है तिरुवनंतपुरम, केरल में हुआ है। 2 से 15 दिसंबर 2025 तक चला था। उसके बाद है विविध में है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को वर्ष 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो चुना है रेज बेट को चुना है। रेज बेट को चुना है। इसका अर्थ होता है गुस्से की भावनाओं को भड़काने वाला। गुस्से की भावनाओं को भड़काने वाला। गोवा के किस नाइट क्लब में दिसंबर 2025 में भीषण अग्निकांड हुआ जिसमें 25 लोगों की मृत्यु हो गई? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है वर्च बाय रोमियो लेन। ठीक है, वर्च बाय रोमियो लेन क्लब में, जो कहाँ पर है? तो अरपोरा नागोवा में स्थित है। ठीक है, अब खेल कूद में आइएगा। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन 2025 में महिला युगल का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने लगातार दूसरी बार जीता है? तो जीता गया है त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद्र पुलेला के द्वारा जीता गया है। टाटा स्टील वर्ल्ड 2025 के दौड़ में पुरुष और महिला वर्ग के अंतर्राष्ट्रीय विजेता कौन रहे हैं? तो पुरुष के विजेता हैं जोशुआ चेप्टेगेई, इनका संबंध युगांडा से है। जबकि महिला वर्ग के विजेता हैं डगेतू अजीमेरो, इनका संबंध इथियोपिया से है। टाटा स्टील वर्ल्ड 2025 के किन भारतीय धावकों ने पुरुष और महिला वर्ग में शीर्ष स्थान प्राप्त कर नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो पहले नंबर पर हैं पुरुष में, उनका नाम है गुलवीर सिंह। जबकि महिला में सीमा, महिला में कौन है? सीमा है। ठीक है, 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष और महिला एकल के विजेता कौन बने हैं? तो आपके पुरुष के विजेता हैं ऋत्विक संजीवी, ये तमिलनाडु के हैं। ठीक है, जबकि महिला में सूर्या करिश्मा तमेरी, इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है। याद रखिएगा, 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का पुरुष और महिला एकल विजेता आपके पुरुष में हो जाएगा ऋत्विक संजीवनी और महिला में सूर्या करिश्मा तमेरी। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष और महिला टीम खिताब किन राज्यों ने जीते हैं? तो पुरुष टीम का खिताब तमिलनाडु और महिला टीम का खिताब हरियाणा के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध गुवाहाटी टेस्ट में पहली बार भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया है? तो ऋषभ पंत ने किया है, शुभमन गिल की अस्वस्थता के कारण। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है? तो झारखंड के द्वारा पहली बार जीता गया है। इसे 10 स्टार कर लीजिएगा। फाइनल में हरियाणा को 69 रन से हराकर। झारखंड के किस कप्तान ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में शतक बनाया और टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन भी बनाया? तो ईशान किशन ने कुल आपके 517 रन बनाया गया था। भारत ने दिसंबर 2025 में किस देश को हराकर पहली बार स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता है? तो हांगकांग को 3-0 से हराकर। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला
पहला एशियाई देश बना है। आईसीसी ने नवंबर 2025 के लिए किस भारतीय सलामी बल्लेबाज को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना है? तो शेफाली वर्मा को चुना है, शेफाली वर्मा को। शेफाली वर्मा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार पाने वाली भारत की कौन सी महिला खिलाड़ी हैं? तो चौथी महिला खिलाड़ी हैं। इनसे पहले हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, स्मृति मंदाना को यह पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है जैसन गुनावान के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध हांगकांग से है। पाकिस्तान ने नवंबर 2025 में किस देश को हराकर T20 त्रिकोणीय श्रृंखला जीता है? तो श्रीलंका को हराकर जीता है। तीसरी टीम आपके जिम्बाब्वे थी। ये 3 टीम के बीच में मैच हुआ था, जिसका विनर कौन है? तो आपके पाकिस्तान है। ठीक है, आगे कि नवंबर 2025 के लिए आईसीसी सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साइमन हार्पर को दिया गया है। इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। ये दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर हैं। याद रखिएगा कि नवंबर 2025 के लिए आईसीसी सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया है? तो साइमन हार्पर को दिया है। टाटा स्टील वर्ल्ड 25 के दौड़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं में शीर्ष 3 स्थानों पर किस देश की धाविकाएं रही? तो इथोपिया की। कहाँ की? इथोपिया की। वर्ष 2025 की फार्मूला 1 रेसो का विश्व चैंपियन किसे घोषित किया गया है? तो लैंडो नॉरिस को घोषित किया गया है। इनका संबंध ब्रिटेन से। दोबारा देखिएगा कि वर्ष 2025 की फार्मूला 1 रेसो का विश्व चैंपियन किसे घोषित किया गया है? तो लैंडो नॉरिस को घोषित किया गया है। इनका संबंध ब्रिटेन से है। उन्होंने मैकलॉरेन मर्सिडीज टीम के लिए खेलते हुए कुल 423 अंक हासिल किए थे। वर्ष 2025 की अंतिम फार्मूला 1 रेस अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो जीता गया है मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता गया है। ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। वर्ष 2026 के फार्मूला 1 रेसों का शुभारंभ मार्च 2026 में किस देश से होगा? तो ऑस्ट्रेलिया देश से होगा। ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पर होगा? तो मेलबॉर्न में होगा। कहाँ पर होगा? मेलबॉर्न में। नेक्स्ट है कि पुरुषों के हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? भारत का इसमें क्या स्थान रहा है? तो जर्मनी ने जीता है स्पेन को हराकर, और भारत ने अर्जेंटीना को हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया है। महिला हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 का खिताब नीदरलैंड्स ने किसे हराकर जीता है? तो अर्जेंटीना को हराकर जीता है। 2-1 से हराया है। सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 का विजेता कौन रहा है? तो आपके बेल्जियम रहा है। उन्होंने फाइनल में भारत को 1-0 से हराया है। दिसंबर 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम के किस मुख्य कोच ने अपना पद से त्याग पत्र दे दिया है? तो हरेंद्र सिंह ने अपना पद से त्याग पत्र दे दिया है। 51वीं महिलाओं की राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है पीबी नंदीधा के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध तमिलनाडु से है। फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों के दोनों खिताब किसने जीते हैं? तो मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध नॉर्वे से है। फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 में भारत के किस खिलाड़ी ने दोनों स्पर्धाओं में तीसरा स्थान कांस्य पदक प्राप्त किया है? तो प्राप्त किया है अर्जुन एरिगेसी ने। 20वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो सहदेव सिंह यादव को नियुक्त किया गया है। एशियाई युवा पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते और पदक तालिका में क्या स्थान रहा है? तो भारत के द्वारा कुल 56 पदक जीता गया है। 19 स्वर्ण, 15 रजत, 22 कांस्य पदक जीता गया है, और इसमें भारत का स्थान 7वां रहा है एशियाई युवा पैरा खेलों में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के
25वें संस्करण 2025 में कौन सी यूनिवर्सिटी ओवरऑल चैंपियन रही है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपके चैंपियन रही है। फरवरी 2026 में होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो छत्तीसगढ़ राज्य करेगा। मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? तो मोरवीर रखा गया है। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस और टेक का सवाल। इसमें है कि पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025। तो पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन दिसंबर 2025 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। और जो प्रथम शिखर सम्मेलन था 2023 में गांधीनगर के गुजरात में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय क्या रखा गया था? तो विषय था संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। नेक्स्ट है कि इस सम्मेलन मतलब कौन सा सम्मेलन? तो वैश्विक शिखर सम्मेलन किसका? तो WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन। ठीक है। किसका? तो पारंपरिक चिकित्सा का, इसलिए ऊपर में हेडिंग लिख दिया गया। ठीक है। तो पारंपरिक चिकित्सा का सम्मेलन के दौरान भारत ने किस देश के साथ आयुर्वेद सहयोग और पंचकर्म केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन का विस्तार किया है? तो क्यूबा के साथ में। और क्यूबा के हवाना में पंचकर्म केंद्र स्थापित किया जाएगा। आयुष प्रणालियों से संबंधित सूचनाओं को एकीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट किस औषधीय पौधे पर आधारित है, जिसे भारतीय जिनसेंग भी कहा जाता है? तो अश्वगंधा। ठीक है। किस औषधीय पौधे पर आधारित है? तो अश्वगंधा पौधे पर आपके आधारित है। पारंपरिक चिकित्सा डेटा पर वास्तविक समय वैश्विक प्रोफाइल प्रदान करने के लिए मई 2025 में क्या लॉन्च किया गया? तो TCIM डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। ये आपके फुल फॉर्म है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी क्या है? तो यह दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भंडार है। 1.6 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड है, जिसे दिसंबर 2025 में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के समर्थन के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि डायबिटीज एटलस 2025 और वैश्विक मधुमेह संकट इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन द्वारा जारी डायबिटीज एटलस 2025 के अनुसार वर्ष 2050 तक दुनिया में मधुमेह रोगियों की संख्या कितनी होने का अनुमान है? तो लगभग 2050 तक 900 मिलियन होने का अनुमान है। 2024 में यह संख्या 580 मिलियन थी। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक मधुमेह के मामले में होने वाली 95% वृद्धि किन देशों में होने की उम्मीद है? तो निम्न और मध्यम आय वाले देशों में। वर्तमान में 2024-25 दुनिया में मधुमेह डायबिटीज़ के सबसे अधिक मामले किस देश में हैं और भारत का स्थान क्या है? तो चीन में। ठीक है। सबसे अधिक कहाँ पर है? तो चीन में। प्रथम स्थान पर चीन है 148 मिलियन लोगों को। दूसरा में अपना भारत है, यहाँ पर 90 मिलियन लोग में डायबिटीज़ है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक कौन सा देश अमेरिका को पीछे छोड़कर मधुमेह के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर आ जाएगा? तो पाकिस्तान। कौन आ जाएगा? पाकिस्तान। मधुमेह का वह कौन सा नया प्रकार टाइप चर्चा में है जो कम BMI वाले दुबले पतले युवाओं को प्रभावित कर रहा है? तो टाइप 5 मधुमेह। याद रखिएगा, टाइप 5 मधुमेह। ठीक है। इसे शुगर भी बोलते हैं, चीनी रोग भी बोलते हैं। बच्चों में जागरूकता बढ़ाने हेतु स्कूलों में किस बोर्ड की अनिवार्यता की गई है? तो शुगर बोर्ड की। किस बोर्ड की? शुगर बोर्ड की। रेलवे और नवाचार हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल के तहत भारतीय रेलवे की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का पायलट रन कहाँ किया जाएगा?
तो उत्तरी रेलवे के जिंद सोनीपत सेक्शन हरियाणा पर किया जाएगा, हरियाणा में किया जाएगा। जिंद हरियाणा में स्थापित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पानी से हाइड्रोजन निकालने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करता है? तो ये करता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है। इस प्रक्रिया में रिन्यूएबल ऊर्जा का उपयोग कर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब कहाँ खोला गया है? तो तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। अनंत टेक्नोलॉजीज के द्वारा, किसके द्वारा? अनंत टेक्नोलॉजीज के द्वारा खोला गया है। इसका उद्घाटन इसरो के चेयरमैन वी नारायणन के द्वारा किया गया है, वी नारायणन के द्वारा किया गया है। चीन ने हाल ही में किस स्वायत्त क्षेत्र में विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले बिना यांत्रिक कनेक्शन के चलने वाली ट्रेनों का परीक्षण किया है? तो आंतरिक मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र में, ठीक है, बाओसेन रेलवे पर, बाओसेन रेलवे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मोटापे के इलाज के लिए किन किन दवाओं के उपयोग पर पहले वैश्विक दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये जारी किया गया है लीराग्लूटाइड, सेमाग्लूटाइड और तिर्जिपाटाइड के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसे आप लोग दोबारा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत में लॉन्च की गई ओजोम्पिक दवा मूल रूप से किस बीमारी के प्रबंधन के लिए विकसित की गई है? तो टाइप 2 मधुमेह के प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है। अब इसका उपयोग वजन घटाने के लिए भी किया जा रहा है। अल्जाइमर थेरेपी के लिए मोहाली स्थित INST के शोधकर्ताओं ने कौन सा नैनो पार्टिकल पाथवे विकसित किया है? तो विकसित किया गया है EDTNP विकसित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में खोजी गई आकाशगंगा अलकनंदा जो हमारी मिल्की वे जैसी दिखती है कितने वर्ष पुरानी बताई गई है? तो लगभग 12 अरब वर्ष पुरानी बताई गई है। पुणे के शोधकर्ताओं द्वारा जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है गिलियोब्लास्टोमा जिसके कारण लेखिका सोफी किनसेला का निधन हुआ। शरीर के किस अंग का कैंसर है? तो ये मस्तिष्क का कैंसर है, ब्रेन कैंसर है, एक आक्रामक रूप है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सीडैक द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी 64 बिट कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो उसका नाम है ध्रुव 64। क्या नाम है? ध्रुव 64 उसका नाम रखा गया है। सीडैक द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी 64 बिट कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो ध्रुव 64 है, ठीक है। क्वांटम सूचना विज्ञान में योगदान के लिए वर्ष 2025 का ICTP पुरस्कार, ICTP प्राइज किन भारतीय वैज्ञानिक को दिया गया है? तो दिया गया है टाइटस चंदा, ये IIT मद्रास से इनका संबंध है। दूसरा है स्थिति रॉय, ICTS बेंगलुरु से इनका संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत HIV अनुमान 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में HIV संक्रमण की नई दर सबसे अधिक है? तो मिजोरम में, इसके बाद नागालैंड और उसके बाद त्रिपुरा का स्थान है। तो पहला मिजोरम, दूसरा नागालैंड, तीसरा त्रिपुरा है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में समूह 1 के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया है कर्नाटक को, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कर्नाटक को सम्मानित किया गया है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 पहली बार उत्तर भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो पंचकुला शहर में किया गया है, पंचकुला हरियाणा राज्य में किया गया है। थीम है विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, ठीक है। उसके बाद है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। भारत में दिसंबर 2025 तक कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो 96 रामसर स्थल हैं, जबकि 95 जो आपके 55वीं रामसर स्थल है वो है सिलीसेरा झील, ठीक है, राजस्थान। और जो 96 है कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में। तो जो 55वीं है ये राजस्थान में है जिसका नाम है सिलीसेरा झील, और जो 96 है कोपरा जलाशय है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है।
छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कोपरा जलाशय है जो बिलासपुर में स्थित है छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट है कि सिलीसेरा झील राजस्थान किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो काले सारस के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है, 20 रामसर स्थल है। नेक्स्ट है कि UNEP की GEO-7 रिपोर्ट का मुख्य शीर्षक क्या है? तो ए फ्यूचर वी चूज है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में भारत का कौन सा प्रस्ताव अपनाया गया है? तो जंगल की आग के वैश्विक प्रबंधन का प्रस्ताव को अपनाया गया है। दिल्ली में GRAP-4 किस AQI स्तर पर लागू होता है? तो 450 से अधिक पर लागू होता है गंभीर श्रेणी में। भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है, नेशनल हाईवे 45 पर है। अंटार्कटिका में भारत का आगामी नया स्टेशन कौन सा होगा? तो मैत्री 2 होगा। अनुमानित समय है 2032 तक ये स्थापित हो जाएगा। ग्रेट इंडियन वस्टर्ड जिसे बोलते हैं गोडावन किन राज्यों का स्थानिक पक्षी है? तो राजस्थान और गुजरात का स्थानिक पक्षी है। महाराष्ट्र ने कोयले के साथ किसका मिश्रण अनिवार्य किया है? तो 5 से 7% बायोमास का। सिटीज COP20 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थापित होगा। भारत में रामसर स्थलों की संख्या के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। पहला UK, दूसरा मैक्सिको, तीसरा अपना देश भारत। तो फरवरी महीने से संबंधित जितना भी करंट अफेयर था प्रतियोगिता दर्पण को सभी को डिस्कस कर लिया गया बहुत ही डिटेल से। अगर वीडियो आपको पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।